नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं JK 24/7, जहां पर आज हम बात करेंगे उस संजीवनी की जिसके सामने अब बीजेपी ने एक बहुत बड़ी औषधि खड़ी कर दी है। यानी संजीवनी के बदले बीजेपी ने भी अपनी दवाई निकालने का काम किया है और अपनी सियासत को चमकाने का काम किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं और अगले साल को अब मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली के अंदर चुनाव होंगे और उन चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, वो लगातार इस वक्त सियासत में और पूरी तरीके से घुस चुके हैं, जमीन पर उतर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और खास तौर पर आम आदमी पार्टी जो इस वक्त अलग अलग घोषणाएं कर लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है, आकर्षित करने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जो सिचुएशंस बनी है वो भी इस वक्त लड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तकरार नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये वार पलटवार और भी तेज हो गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपना आरोप पत्र जारी किया है। चुनाव से पहले बीजेपी का आपके खिलाफ आरोप पत्र सामने आया है और इस आरोप पत्र में क्या चीजें हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले हर वहां पर तरीके से राजनीति की जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार कोई ना कोई घोषणाएं, कभी महिलाओं के हित में, कई ऑटो रिक्शा वालों के हित में और अब दलित बच्चों के हित में भी आम आदमी पार्टी सरकार ने जो है वो कोई घोषणाएं की है। लेकिन इस पर बीजेपी ने अपना आरोप पत्र भी फिलहाल जारी किया है और पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। चुनाव से पहले बीजेपी का आपके खिलाफ आरोप पत्र आए हैं। अनुराग ठाकुर और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन फिलहाल शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने खुद घर जाकर ये पूरी प्रक्रिया बताई है और महिला सम्मान योजना को लेकर उन्हें जानकारी दी है। लेकिन अब वार पलटवार और ये चुनाव से पहले का समय और भी दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ आपकी संजीवनी योजना और दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप पत्र जो आपके सामने है। दो तस्वीरें हैं और अब ये दो तस्वीरें खुद आमने सामने आकर बहुत सारी चीजें बयां कर रही हैं। ना सिर्फ आरोप पत्र या संजीवनी हो, बल्कि पूरी दिल्ली की सियासत और पूरी दिल्ली के समीकरण जो हैं वो इन दो तस्वीरों से आप निकाल सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले कई सालों से दिल्ली की सत्ता में हैं। पहले मुख्यमंत्री थे लेकिन अब कुछ समय से वो मुख्यमंत्री नहीं हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि उन्हें जेल हुई थी, शराब नीति मामले में उन्हें जेल हुई थी। जेल से आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और आतिशी अब मुख्यमंत्री का पद संभाल रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरी कोशिश में लगे हैं कि दोबारा से चुनाव होंगे और दोबारा से चुनाव होने के बाद अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने, इस कोशिश में लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जबरदस्त और शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 की 7 सीटों पर दिल्ली के अंदर कब्जा किया है। लेकिन विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी चुनौतीपूर्ण है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उसको लेकर बीजेपी अब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 10 साल दिल्ली बेहाल का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है और बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है। कई सारे आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर जो है वो लगाए गए हैं। तो आपको बता दें, लगातार ये कश्मकश और भी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले कई सारे आरोप बीजेपी पर लगाए थे। खास तौर पर BR अम्बेडकर का जो मामला था उस पर अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा पंच मारते हुए उन्होंने कहा कि हम दलित बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, बुजुर्गों का इलाज करवाएंगे, वही संजीवनी की बात हो रही है। और इसके मुकाबले में बीजेपी ने भी अपने आरोप पत्र जो है वो लगाए हैं। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के लिए बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में बताया गया है कि दिल्ली की समस्याओं के समाधान करने में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उठाया गया है। तो कुछ तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल खुद इन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। घर घर जाकर उन्होंने इस योजना के बारे में जागरूक करने की कोशिश की है। तो दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस आरोप पत्र को जारी किया है। देखिए, मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि के लिए पात्रता क्या है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला लाभार्थी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। वो दिल्ली की निवासी और वोटर होनी चाहिए, दिल्ली के बाहर की नहीं, दिल्ली की वासी और वोटर।
वोटर आईडी उनके पास होना चाहिए। वर्तमान या पूर्व में स्थायी सरकारी कर्मचारी, केंद्र या राज्य सरकार या एमसीडी नहीं होनी चाहिए। कोई भी परमानेंट मुलाजिम इसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई महिला एमपी, एमएलए, काउंसलर है या रह चुकी है, वो भी इसमें पात्र नहीं होंगी। अगर किसी महिला ने पिछले वित्तीय सत्र में इनकम टैक्स भरा है, वो भी पात्र नहीं होंगी। ये कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। जो महिलाएं दिल्ली सरकार की कोई पेंशन स्कीम जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या बाकी अन्य पेंशन है जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ ले रही है, वो पात्र नहीं होंगी, वो भी इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा 18 साल से ज्यादा की उम्र की हर महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत पात्र होने वाली है। ये संजीवनी के तहत आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी जो महिला सम्मान योजना के तहत जो है निधि योजना के तहत ये तमाम प्रक्रियाएं रखी हैं। इधर बीजेपी ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को बचाने के लिए आपको हटाना होगा। ये जनता की नहीं, जेल वाली सरकार है। बीजेपी ने ये कहा है, दिल्ली वासियों को जेल वाली सरकार नहीं चाहिए। चलिए, बीजेपी का आरोप पत्र क्या है ये आपको बताते हैं। आप सरकार के खिलाफ जारी किया गया है आरोप पत्र, यानी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये आरोप पत्र आए हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोप पत्र की एक बुकलेट जारी की है। आप सरकार में दिल्ली की जनता बेहाल है, उन्होंने ये तमाम बातें कही। 1200 से ज्यादा एक्यूआई रहने के कारण दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर बना है। दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ का शराब घोटाला किया है। ये बहुत बड़ा पंच इस आरोप पत्र में है। दिल्ली में सड़क और पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन सरकार कह रही कि हम कर रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर दिल्ली में जनता आप सरकार से दुखी है, यानी दिल्ली में जनता जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार से दुखी है, ये भी कहा गया है। सड़क, पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है, इस आरोप पत्र का यह भी एक हिस्सा है। सबसे प्रदूषित शहर, 100 करोड़ का शराब घोटाला। बीजेपी ने आप और केजरीवाल के खिलाफ अपना आरोप पत्र ये जारी किया है, जिसमें ये बातें लिखी हैं। और देखिए, ये भी कहा है कि केजरीवाल बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताते हैं। रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप संरक्षण दे रही है। तो फिर से एक बार वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आम आदमी पार्टी ने संजीवनी को लेकर, जो संजीवनी योजना है उसको लेकर जानकारी साझा की थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप पत्र जारी किया है और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में जारी किया गया है। खास तरीके से लूटने आई और जिनके कारनामे इतने हैं कि जो कल तक राजनीति में आने से पहले अन्ना हजारे जी को आगे किया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आंदोलन किया और खुद भ्रष्टाचार ने कीर्तिमान बनाने का काम किया। और अगर मैं इनके कारनामों में जाऊं तो शायद लंबा समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। यमुना जी साफ हुई ना हुई, हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। एक्यूआई लेवल एक बार तो 1200 पार करके आज भी 500 पार है और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। वैसे मुझे गाना याद आ रहा है, कसम वादे प्यार वफा
वादे हैं वादों का क्या, और ये केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। और केजरीवाल जी, आप जो बार बार कहते हो कि नंबर 1, किस चीज में नंबर 1? देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा विधायक जेल में दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा कचरा गली गली में फेंका होना दिल्ली नंबर 1, देश में कचरे का पहाड़ का ढेर सबसे ऊंचा दिल्ली नंबर 1, देश में शराब घोटाला दिल्ली नंबर 1, देश की सबसे निकम्मी राज्य सरकार दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे महंगा मुख्यमंत्री आवास दिल्ली नंबर 1, और देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली नंबर 1, और जो गरीबों का हक मारने में दिल्ली नंबर 1, जो कि तो आपने देखा दिल्ली की सियासत किस तरह से चमकती हुई नजर आ रही है। हर कोई इसको चमकाने में लगा हुआ है, लेकिन फाइनली दिल्ली में कौन सरकार बनाएगा इस बार, वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। अब जरा आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। बांके बिहारी का चमत्कार, नेताओं के बीच तकरार, आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी खबर क्या है, इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। देखिए जरा, बड़ी खबर है, संभल में बांके बिहारी मंदिर के बाद अब 3 मंजिला बावड़ी खुदाई के दौरान 4 कमरे मिले हैं। संभल में लगातार ये हो रहा है, खुदाई के दौरान सुरंग पड़ी हुई दिखाई दी है और बावड़ी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो आपको बताना चाहेंगे, लगातार अवशेष मिल रहे हैं संभल के अंदर और संभल का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बांके बिहारी मंदिर के बाद 3 बावड़ी वाली जो वहां पर एक अवशेष है वो मिलने का दावा किया जा रहा है। खुदाई के दौरान ये सुरंग जो है वो पड़ी हुई दिखाई मिली है। खुदाई के दौरान 4 कमरे मिलने का दावा भी अभी तक बताया जा रहा है। संभल में जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, 19 से सर्वे शुरू हुआ था, पिछले महीने के 19-24 को हिंसा हुई, उसके बाद अलग अलग मंदिर वहां पर मिलने के दावे किए गए। एक मंदिर 46 साल के बाद खोला गया, उस मंदिर की पूजा अर्चना की गई, जीर्णोद्धार किया गया और वहां पर सुरक्षा खड़ी की गई, सर्वे किया गया, एएसआई की टीम वहां पहुंची, लगातार 2 दिन वहां पर सर्वे हुआ और सर्वे के दौरान में कई कुएं मिले, कुएं में खंडित मूर्तियां मिली और भी तमाम अवशेष वहां पर एएसआई की टीम को मिले। एएसआई ने सर्वे कर लिया है। अब पूरा जो रिपोर्ट बनेगी वो एक बंद लिफाफे में होगी और प्रशासन को सौंपी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो वहां पर खुदाइयां हो रही हैं उसमें हर दिन कोई ना कोई बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ रहा है, कोई ना कोई नया खुलासा निकल कर आ रहा है और इसी के चलते आज एक बार फिर से ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर खुदाई के दौरान 4 कमरे मिले हुए हैं। और इसके बाद अब देखिए, सियासत भी गर्मा चुकी है, राजनीति भी गर्माती जा रही है। हर दिन इसको लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। 3 मंजिला बावड़ी मिलने का ये मामला सामने आया है। इसका पूरा राज क्या है और ये राज कब तक का सार्वजनिक होगा, ये दिलचस्प है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और ये दावे किए जा रहे हैं कि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले यहाँ पर हिंदुओं का पलायन किया गया था, उनकी मारकाट की गई थी और उसके बाद ही ये जो समुदाय से जुड़ा वहां पर चीजें हैं वो मिल रही हैं। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज है और खुदाई के दौरान में वहां पर कई सारी चीजें मिल रही हैं। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं और हम भी इस पूरे मामले को लेकर आप तक हर कोई अपडेट पहुंचाने में पीछे नहीं रहते, अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। संभल मामले को लेकर इस वक्त सियासत भी गर्मा चुकी है। विपक्ष जो है वो पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि भाई ये राजनीति चमकाई जा रही है, उसी को लेकर ये सर्वेज कराए जा रहे हैं, खुदाई की जा रही है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो खुदाई लगातार जारी है और इस खुदाई के बाद वहां पर बावड़ी मिल रही है, कमरे मिल रहे हैं, कमरे मिलने का दावा किया है। देखिए, कुएं को खोदा गया था कुछ समय पहले और कुएं को खोदने के बाद वहां पर कुछ मूर्तियां मिली थी, कुछ ईंटें मिली थी, जिसका ये बताया जा रहा था कि वहां पर मंदिर बनाने के प्रयोग में इन चीज़ों को लाया गया था। संभल में मिली बावड़ी और 3 मंजिला इमारत का रहस्य क्या है, उसको जानने के लिए विजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ फिलहाल ज्वाइन हुए हैं।
विजेंद्र, लगातार कोई न कोई बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं संभल से। जरा आप बताइएगा आज की अपडेट क्या है संभल में। या फिर जितने भी निकाले जा रहे हैं, बारह कूप हों, जितने भी स्थल हैं, सबके जहां जहां जो राजस्व विभाग की टीम है, जैसे सूचना मिल रही है, लगातार खुदाई का काम किया जा रहा है। जैसे चंदोसी में जो लक्ष्मणगंज है, वह बावली वाले कुएं को लेकर के राजस्व विभाग ने जिस तरह से सूचना जिलाधिकारी को दी थी, और जिलाधिकारी ने और जो नगर पालिका के ईओ हैं, उन्होंने लगातार प्रशासन को लगाकर वहां खुदाई की। आज भी खुदाई जारी है। और आपको बता दें कि वहां पर चार कमरा नुमा एक बिल्डिंग वहां पर निकली है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले एक राजा थे, वो यहाँ रहा करते थे और लगातार उन्हीं का ये महल था, लेकिन उसके बाद वो वहां नहीं रहते। हाँ, मैं आपको बता दूं, उनके परिवार के कुछ लोग जरूर हैं जो जिनसे बात की गई है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। कोई रानी शिप्रा है, वो बची है, उनसे बात की जा रही है, वो बेटी बताई जा रही है राजा की। लेकिन जिलाधिकारी ने ये दावा किया है कि इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और सौंदर्यकरण भी इसका कराया जा रहा है। लेकिन संभल में जो है लगातार जिस तरह से संभल 19 नवंबर के बाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे 14 दिसंबर को मंदिर का मामला हो, प्राचीन शिव मंदिर, एएसआई की टीम हो, लगातार इन चीजों को देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जिला अधिकारी ने अभी एएसआई की टीम द्वारा सर्वे कराने का, ये लक्ष्मणगंज बावली कुआं का मामला है, इसको अभी मना किया है कि अभी इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो स्टेट लेवल पर इसको पत्र भेजकर इसकी जांच कराई जा सकती है। लेकिन लगातार तीर्थ स्थल और कूपों को लेकर लगातार प्रशासन का जो कार्य है वो जोरों पर संभल में चल रहा है। जी शीतल। विजेंद्र, एक सवाल बार बार उठता है और बार बार सामने निकल कर आता है कि ये इतिहास जो बताया जा रहा है ये पुराना नहीं है। मात्र 40 या 47 साल पहले वहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि उसके बाद वहां पर वो जो हिंदू धर्म से जुड़े जो अवशेष हैं वो वहां पर रह गए, अब खुदाई करके वो निकल रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा पुराना मामला नहीं है। क्या कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं था, या जानकारी थी तो उसे बाहर नहीं लाया जा रहा था? ये तमाम चीजें हो रही हैं या दबाया गया है जानबूझकर इन चीजों को? शीतल, जेके 24/7 न्यूज की टीम ने लगातार संभल जीरो ग्राउंड पर लोगों से बात की है। मैं आपको बता दूं, 1978 से पहले भी दंगे संभल में हुए थे जिसमें कई हिंदुओं की जाने गई थी। ऐसा दावा जो बुजुर्ग हैं उनका, संभल के जो हिंदू धर्म है उनका कहना है, हिंदू पक्ष के लोगों का, कि 1978 का जो दंगा था उसने हिंदू जो रहते थे, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी में थे संभल में, और उनकी रूह कांप गई। क्योंकि जिस तरह से जो बनवारी लाल गुप्ता के यहाँ पर जिस तरह से गोदाम में आग लगाई गई, लोगों को जिंदा जलाया गया, बताया जा रहा है उस समय जिला अधिकारी जो रहे होंगे उनका नाम फरत अली था, और उन्होंने जो घटना हुई उसको सही तरीके हैंडल नहीं किया प्रशासन पर, ये लोगों का सीधा आरोप है। और मैं आपको बता दूं, बनवारी लाल के बेटे हैं विनीत गोयल, उन्होंने जेके 24 से बात की थी और उन्होंने कहा था 1978 के दंगे के लिए जांच के लिए भी उन्होंने जिला अधिकारी से कहा है और वो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, क्योंकि अब जो परिवार है वो संभल की घटना की 1978 की जांच कराना चाहता है और जो लोग उसमें बच गए थे उन पर कार्रवाई कराना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं, दंगा बहुत ज्यादा भयंकर था, इसलिए हिंदू वहां से पलायन कर गए। तो हिंदू इस कंडीशन में नहीं रहा जैसा दावा हिंदू पक्ष द्वारा किया जा रहा है कि वो इन तीर्थों के बारे में या इस स्थानों के बारे में लोगों को बताते या जांच कराते, क्योंकि लोग डरे हुए थे। अब सरकार को इस चीज का लोग जो है बेनिफिट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को बेनिफिट दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को बेनिफिट दे रहे हैं कि उनकी सरकार के चलते हिंदू पक्षों की जो बात है वो अब क्लियर रखी जा रही है। लगातार इसकी जांच चल रही है संभल में और लगातार इन चीजों पर काम हो रहा है। हो सकता है, मैं आपको बता दूं, कि 1978 के दंगों की जांच हो। बिल्कुल शीतल। ठीक है, मैं जरा ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है, पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाई ये तुष्टीकरण की राजनीति सरकार की तरफ से की जा रही है, जानबूझकर ये करवाया जा रहा है ताकि हिंदुत्व की राजनीति की जाए और उससे बीजेपी को फायदा मिले। बिल्कुल शीतल, मैं आपको बता दूं, भले ही विपक्ष सरकार पर हावी हो इन सब चीजों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है, प्रशासन है, उनका साफ कहना है कि पूरी ईमानदारी के साथ सरकार की मंशा के अनुरूप
सबको लेकर के ही काम किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने चंदोसी में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गुलाब देवी, उनकी दुकान तोड़वाई है। तो इससे साफ सीधा जो सरकार का संदेश है कि मंत्री होने के बावजूद उनकी दुकान तोड़ी गई। हालांकि उन्होंने मीडिया से बताया कि हमें बहुत दुख है, मेरे पिता इसमें प्रेस करा करते थे। तो बुलडोजर कार्रवाई हो या बिजली विभाग की कार्रवाई हो, लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं, बदायूं में देखिए किस तरह से भाजपा विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई हुई है, गैंग रेप की कार्रवाई हुई है। तो किस तरह से सरकार के जो दावे हैं, सरकार कहीं ना कहीं धरातल पर इन चीजों को दिखाना चाहती है। भले ही विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा हो, लेकिन सरकारी जो मशीनरी है, जो सरकार प्रशासन जो काम कर रहा है, वो सब पर समान कार्रवाई का दावा कर रहा है। और लगातार जिस तरह से जिया रहमान वर्ग को चाहे बिजली विभाग की कार्रवाई हो, 1,91,00,000 का जुर्माना हो, या फिर संभल में जिस तरह से लगभग 1,500 से अधिक लोगों पर कार्रवाई दंगे के बाद हुई है, लगातार जुर्माने की कार्रवाइयों को 3 करोड़ से अधिक जुर्माना लोगों पर लगाया जा रहा है। तो लगातार प्रशासन जो है वो दावा है कि बिल्कुल समान कार्रवाई हो रही है और निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। निश्चित ठीक है, बने रहिएगा। फिलहाल विजेंद्र हमारे साथ, विजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको बता दें, अब सांसद जी पूरी तरह से संकट में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये संभल के सांसद हैं और जो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली चोरी के मामले में इन पर कई सारे आरोप हैं, बिजली चोरने का आरोप है और इन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अब कहीं ना कहीं ये मामला इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं कि आखिर सांसद जी कैसे बिजली चोरी कर सकते हैं। सपा सांसद पर शिकंजा कसता जा रहा है। कथित बिजली चोरी पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरा तो कुर्क की जा सकती है संपत्ति। देखिए कैसे उनको फिलहाल चंगुल में फंसाया है। सांसद को 15 दिनों के भीतर ये जुर्माना भरना होगा। 1 करोड़ से ज्यादा का ये जुर्माना है। सपा सांसद पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कथित बिजली चोरी पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना है और जुर्माना अगर नहीं भरा तो उस पर भी उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए लगातार वो इस घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली चोरी का मामला, जहां पर मीटर रीडिंग के साथ छेड़छाड़ हो या बाकी अन्य चीजें हों, ये तमाम चीजें हुई हैं जिस पर बिजली विभाग ने उन पर कार्रवाई की और अब इस पूरे मामले को लेकर उनको ये सीधे कहा गया है कि भाई 15 दिन के भीतर अगर आप ये जुर्माना नहीं भरते तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और अब कुर्की की यहां पर बात की जा रही है कि अगर आप जुर्माना नहीं भरते, 15 दिनों का ये समय दिया गया है, तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ये वही संभल के ही सांसद हैं जहां पर आज सर्वेस भी चल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, वहां पर खुदाई हो रही है। लेकिन अब ये सांसद जी बिजली चोरी के मामले में भी काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि 15 दिन का समय दिया गया है। हमारे साथ विजेंद्र सिंह बने हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। विजेंद्र, सांसद जी अब इसमें पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले में। विजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, थोड़ी धीमी आवाज आ रही है, दोबारा बताएं सर। विजेंद्र, जो सांसद जी हैं वो इस बिजली चोरी के मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी घेरे में आ गए हैं। बिल्कुल शीतल, जिस तरह से 24 नवंबर को जिस तरह संभल में हिंसा हुई, जिस तरह से ये मामला सामने आया और हिंसा के बाद जिया रहमान वर्ग को उसमें आरोपी बनाया गया है एफआईआर में, और ये आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काने में लोगों को भड़काया था। जिस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई और उसमें जो सोहेल इकबाल है, नवाब विधायक जो सपा के, उनके बेटे का भी नाम है। तो लगातार जो जिया और रहमान वर्ग है सांसद, उन पर लगातार कार्रवाई होती जा रही है और लगातार ये चीज है वो हो रही है
लगातार उन पर शिकंजा जो है कानून का कसता जा रहा है। और लगातार आप देख सकते हैं, चाहे बुलडोजर कार्रवाई हो या करोड़ों में जियाउर रहमान बर्क पर जुर्माने की कार्रवाई हो विद्युत विभाग द्वारा, 2-2 एफआईआर उन पर हुई है। ममलूकुर रहमान उनके पिता पर एफआईआर हुई है बिजली विभाग को धमकाने के आरोप में। तो लगातार उन पर जो है 3 एफआईआर लगातार हो चुकी है और अब जुर्माने की कार्रवाई हो रही है। हो सकता है ये बुलडोजर कार्रवाई में तब्दील हो जाए, क्योंकि विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए उनके मकान का भी आरोप है कि उन्होंने नक्शा पास नहीं कराया। उसमें वो जवाब जरूर दे रहे हैं वकील के माध्यम से, 1 महीने का समय मांगा है। लेकिन वंदना मिश्रा ने जिस तरह से कहा था कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं जो सपा के सांसद हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और जो कार्रवाई है प्रशासनिक वो लगातार बढ़ती जा रही है कि कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने मीटर से छेड़छाड़ की है। मीटर इसीलिए जो मीटर थे उनको लैब भेजा गया है और बिजली विभाग द्वारा उनका आरोप है कि कई किलोवाट की उन्होंने बिजली चोरी की है। जैसा हालांकि उन्होंने बचाव में कहा था कि मेरे यहाँ 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, लेकिन सब चीजों को देख सकते हैं किस तरह से सांसद जो है वो कार्रवाई के घेरे में आते जा रहे हैं। इसी तरह विजेंद्र, जरा ये बताइएगा, जाहिर सी बात है उनको 15 दिन का समय मिला है, 15 दिन के तक अगर वो अपना जुर्माना नहीं करते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति कुर्क की जा सकती है। लेकिन आप जरा ये समझाइएगा, संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें भी उन पर आरोप लगे थे, दंगा भड़काने के आरोप लगे थे, क्या ये सब चीजें उन पर भारी पड़ गई सांसद पर? जी बिल्कुल शीतल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई जो एफआईआर हुई है संभल में जो 24 नवंबर को जिस तरह से सर्वे हुआ था और सर्वे के दौरान मस्जिद को बवाल को लेकर हिंसा संभल में हुई थी, जिस तरह से 5 लोगों की मौत हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिस तरह से ये सारा मामला हुआ पूरे भारत देश ने नहीं बल्कि दुनिया ने देखा। लेकिन उसमें जियाउर रहमान बर्क को मुख्य रूप से आरोपी बनाया है कि उन्होंने लोगों को भड़काया, लोगों को शांत करते तो सर्वे आसानी से हो सकता था, बवाल नहीं होता, लोगों की जाने नहीं जाती, आगजनी नहीं होती। जिस तरह से करोड़ों का ये मामला जो है संभल में दिखाया जा रहा है, करोड़ों का नुकसान दिखाया जा रहा है, जिसकी भरपाई के लिए योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि दंगाइयों से वसूली होगी, पोस्टर तमाम जारी हुए, इनाम घोषित किया जा रहा है। तो जो पूरी संभल में घटनाक्रम हुआ उसमें मुख्य रूप से आरोपी जियाउर रहमान बर्क और जो विधायक हैं सपा के उनके बेटे सोहेल इकबाल को बनाया गया है। हालांकि सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ लगातार हो रही है। लेकिन और विजेंद्र, ना सिर्फ इसमें सांसद इस घेरे में है बल्कि उनके पिता भी हैं, जरा वो भी साफ कीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह से ममलूकुर रहमान पर उनके पिता पर यह आरोप है सीधा सीधा कि जो बिजली विभाग की टीम पहुंची थी उन्होंने उनको खूब धमकाया और ये कहा कि सरकार आने पर कवाला कर देंगे। हालांकि बिजली विभाग ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें सिर्फ आवाज आ रही है इस तरह की, लेकिन उसकी पुष्टि जेके 24/7 न्यूज नहीं कर सकता। लेकिन बिजली विभाग ने कहा था कि ये ऑडियो सहित वीडियो उनके पिता की है, ममलूकुर रहमान की, जिन्होंने टीम को धमकाया था। वही टीम को धमकाने में बिजली विभाग के जेई ने तहरीर दी और उन पर भी मुकदमा लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो जियाउर रहमान सांसद हैं उन पर तो है ही, लेकिन उनका परिवार उनके पिता सहित जो एफआईआर के शिकंजे में है, तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जानकारी के लिए। संकट में सपा के सांसद संभल हिंसा में पहली एफआईआर उन पर लगी और बिजली चोरी में दूसरी एफआईआर लगी, धमकाने के मामले में ये तीसरी एफआईआर लग गई और 15 दिन में 1.91 करोड़ का जुर्माना उनको भरना पड़ेगा। देखिए, एफआईआर पर एफआईआर और उसके बाद फिर एफआईआर, यानी 3 एफआईआर बाद बैक टू बैक। पहले संभल हिंसा मामले में, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया और मेरे सहयोगी ने भी कहा कि संभल हिंसा मामले में उन पर आरोप लगे थे, दंगा भड़काने के आरोप लगे थे, उसमें 4 लोगों की जान भी चली गई थी। दूसरा मामला निकलकर जब आया, जब प्रशासन ने खंगाला, तो बिजली चोरी का मामला भी आ गया, उस पर भी एफआईआर लग गई। धमकाना और किसी को धमकी देना, उस मामले में भी उन पर एफआईआर लग गई और 15 दिन में 1.91 करोड़ रुपए जुर्माना उनको भरना होगा। 15 दिन के भीतर अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो 15 दिन के बाद नोटिस छपवाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उन पर उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जा सकता है। ये अभी तक मामला है। 19 दिसंबर को सांसद के पिता मुमलुकुर रहमान बर्क के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। 19 दिसंबर को उनके पिता भी इसमें शामिल थे।
चलो अब जरा आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे खालिस्तानी आतंकी किस तरह से आज ढेर कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश और साथ में पंजाब पुलिस के इस संयुक्त अभियान के अंदर खालिस्तानी के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है और उससे कई सारा हथियार भी उन्होंने बरामद किया है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक हमला किया था और उस हमले के बाद पुलिस और जो पंजाब पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दोनों ने ये संयुक्त अभियान चलाया, दोनों ने ये जांच पड़ताल की और फिलहाल उन पर शिकंजा कस लिया। पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में उन्हें ढेर कर दिया है। पहले मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ, उसमें वो जख्मी हुए, उसके बाद घायल हुए, उसके बाद उन्हें अस्पताल जब पहुंचा है तो तीनों वहां पर मृत घोषित किए गए। ऐसे में तीनों को मार गिराया है। तो देखिए, आतंकियों के पास से 2 AK-47 भी बरामद की गई है, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और यूपी और पंजाब पुलिस को ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि खालिस्तान को लेकर जो लगातार चीजें आ रही हैं, उस मामले पर ही ये कदम उठाया गया है। पंजाब पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दोनों ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है और बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही आतंकी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले एक हमले को अंजाम दिया था। फिलहाल आपको जानकारी बताएंगे। खालिस्तानी आतंकियों की पहचान क्या है? गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह इसमें शामिल है। ये इन आतंकियों की पहचान है। तो खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। 2 AK-47 और 2 पिस्टल भी इसमें शामिल हैं। आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की है और गाड़ी पर गोलियों के निशान भी नजर आ रहे हैं। मौके से एक बाइक भी बरामद की गई है। और गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर अटैक हुआ था और इस अटैक में 19 दिसंबर को कलानौर थाने की चौकी बख्शीवाल पर ग्रेनेड से अटैक हुआ था। ऑटो में बैठकर आतंकी आए थे। पुलिस ने जांच पड़ताल कर एक ऑटो को भी कब्जे में लिया था, उससे पूछताछ हुई। ग्रेनेड फेंकने के लिए ऑटो का इस्तेमाल किया गया था इस पूरे मामले में। चले, इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़ा ये पूरा मामला, एक बड़ी खबर यूपी। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। आपको बता दें, पीलीभीत में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी। गोली लगने से बदमाश अरविंद कुमार घायल हुआ है। अरविंद कुमार घायल हुआ है, जो एक बदमाश था। इंडियन ओवरसीज बैंक में बड़ी चोरी की थी। चोरी का पूरा मामला, जहां पर उसको फिलहाल वो घायल हुआ है। और पीलीभीत के बाद लखनऊ में एनकाउंटर देखने को मिला। गोली लगने से बदमाश अरविंद कुमार घायल हुआ है। ये चोरी का पूरा मामला, जिसमें फिलहाल घायल हुआ है एनकाउंटर में। और इंडियन ओवरसीज बैंक में ये बड़ी चोरी को अंजाम देने का यहां पर मामला सामने आया था। तो आपको बता दें, चिन्हट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच का ये मुठभेड़ का मामला। गोली लगने से बदमाश अरविंद कुमार घायल हुआ है। इन बदमाशों ने चिन्हट के मटियारी चौराहे पर इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी की थी। गोली लगने से बदमाश अरविंद कुमार घायल हुआ। बिहार के मुंगेर का ये बदमाश अरविंद कुमार जो है वो रहने वाला है। मौके से 2 बदमाश फरार हुए हैं। उन्हें लगातार तलाशा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने एक 315 बोर का कट्टा और एक बिना नंबर की सफेद रंग की जो बरामद की है चिन्हट के किसान पथ के पास ये मुठभेड़ हुई। देखिए, 315 बोर का कट्टा और एक गाड़ी भी बरामद की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में उन्होंने चोरी की थी और इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। उमेश मिश्रा हमारे साथ फिर से ज्वाइन हुए हैं। उमेश, इस खबर को लेकर क्या जानकारी है, जरा बताइएगा। जी उमेश। जी शीतल, क्या पूरी जानकारी है इस खबर को लेकर, जो एनकाउंटर हुआ है जिसमें बैंक चोरी का मामला सामने आया है?
देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी का मामला प्रकाश में आया था। उसके बाद से पुलिस लगातार जांच पड़ताल की दिशा को आगे बढ़ा ही रही थी कि आज अभी कुछ देर पहले ही पुलिस ने मुठभेड़ किया है। जो बैंक में सेधमारी किए थे, जिसमें जो अपराधी है उसका नाम अरविंद है, उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हालांकि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 उसके और साथी थे जो फरार हैं और एक कार बरामद की गई है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक में चोरी की गई थी, कई लाखों से कीमती सामान गायब थे। तो ऐसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हो रही है और शायद पुलिस की तत्परता ही कहिए कि जिस तरह से घेरेबंदी के बाद पुलिस ने उनके साथ मुठभेड़ किया है, तो वो कहीं बाहर जाने की फिराक में थे, लखनऊ से बाहर जाने की फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने मुठभेड़ में इनको कहीं ना कहीं मुठभेड़ के दौरान ही हिरासत में लिया है। और जिसका नाम अरविंद है, उसके 2 साथी मौके का लाभ उठाकर वो फरार हो गए। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि पूरे मामले को लेकर नाकेबंदी और घेरेबंदी की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, जहां पर खालिस्तानी आतंकी ढेर किए, एक तरफ वो भी मामला है और दूसरी तरफ जो बैंक चोरी का मामला था उस पर भी अंजाम पुलिस की तरफ से दिया गया है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।